जबरदस्ती घुट्टी पिलाई जा रही है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। जो वर्मा जी ने गाना गा के खुनवा चूस के, यही है बात। किसान को नहीं चाहिए कानून। आप सोचिए, पंजाब से इतने दूर से पैदल चल के किसान आए, 3 महीने उनको हो चुके हैं। अगर वो वहां बैठे हैं, हम लोग आंख मूंद के बैठे रहे। किसान देश का एक है, वही हमारी ताकत है। लेकिन आज केंद्र में सरकार बैठी है, वो सोचती है पंजाब के किसान अलग थलग कर दो, उन्हें खालिस्तानी बता दो, कह दोगे तो सिर्फ सरदारों का, सिखों का विषय है, इन्हें तो बाहर से पैसा मिल रहा है, ये तो आड़तीय हैं, ये तो किसान है ही नहीं। दूसरे क्षेत्रों में जहां मंडियां नहीं है, वहां जाकर बता दोगे साहब तुम्हें तो बहुत फायदा होने जा रहा है, तुम्हारी तो फसल औने पौने भाव पे खरीदी जाती है। अब अदानी और अंबानी तुम्हारे खेत पे आके लेंगे तुमसे फसल, बताओ फायदा होगा कि नहीं। इस तरह से विभाजित करके, अलग अलग वर्ग में बांट के, और इतनी बेहूदी बात अब हो रही है। आपको बताना चाहता हूं, गृह मंत्री ने बैठक ली दिल्ली में, कुछ 4 दिन पहले की बात, और अपने एक जाति विशेष के नेताओं को बुलाया गया और खूब उनकी क्लास लगाई गई, खूब डांट लगाई गई कि तुमसे नेता नहीं समझ रहे, और कहा गया ये तो जाटों का आंदोलन है। तो मैंने जैसे ही बात सुनी, मैंने ऐश्वर्या से कहा कि भाई मीटिंग रखो, पंचायत बुलाओ, यहाँ कितने जाट है जरा देख ले, अमित शाह जी आके देख ले, जाट जाति का आंदोलन है ये किसान की बात, कहां तक बांटोगे। और इतनी पराकाष्ठा पूरी कर दी इन्होंने कल ही, क्योंकि उन पर दबाव है, नेता को भेजा जा रहा है गांव में वैसे गांव के लोग नहीं चाहते। समाज के साथ चलने वाले व्यक्ति की इज्जत होती है। आप समाज को बेवकूफ मानोगे, किसान को गवार कहोगे, ये कहोगे किसान सरकार की भाषा नहीं समझ सकता, किसान कानून नहीं समझ सकता, किसान अपना भला अपना हित नहीं पहचान सकता, हम उससे ज्यादा जानते हैं। उल्टा हम जाके किसानों को समझाएंगे कि हमने तुम्हारे भले के लिए काम किया। ये मानसिकता इनकी है, और ये एक संदेश देकर ये अपने नेताओं को गांव में भेज रहे हैं। और कल ही उन्होंने जो है शामली जिले में उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मंत्री, अब वहां सांसद है मुजफ्फरनगर के, उनको भेजा, यही लक्ष्य दिया गया। वो गांव फोरम में गए, वहां लोगों ने कहा किसान एकता जिंदाबाद। उनके साथ जो उनके गुंडे थे, उनको ये बात बुरी लगी। और पहले तो आप ठंडे दिमाग से सोचो, किसान एकता जिंदाबाद का कोई नारा कोई लेगा तो आपको क्यों आपत्ति है इस बात से। कोई जो देशभक्त होगा वो तो प्रसन्न होना चाहिए कि किसानों में एक विशेष चेतना जाग रही है, भावना जाग रही है। सरकारें तो बदल जाती हैं, कोई बात नहीं। कई दशकों बाद, चौधरी चरण सिंह जी के उस समय के बाद हमारे बीच में एक एकता भाव है, ये तो खुशी का विषय है। लेकिन उन्हें बात तो समझ में नहीं आई, उनको भाई नहीं, उनके गुंडों ने वहां ताबड़तोड़ जो है मारपीट शुरू कर दी। और आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जो नौजवान है उन्होंने देखा होगा गांव के लोग क्या कह रहे हैं। बच्चे नौजवान जो नारे रहे थे वो घर के अंदर घुस गए, जबरन दरवाजा तोड़ के, और महिलाओं के साथ तक उन्होंने भद्रता की। तो अब तो खुला उन्होंने जो है तय कर दिया है, किसान हमारे पक्ष में नहीं, किसान हमारे खेमे में नहीं है, और वार कर रहे हैं आप पे। इससे बेहूदी कोई बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा अपमान आपका कभी हुआ नहीं है। हरियाणा के मंत्री हैं कृषि के, दलाल जी क्या कहते हैं, कैसा, उनसे जब पूछा कि 200 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, एक सामान्य बात होती है, किसी और के दर्द को जो आदमी महसूस नहीं करता उसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। ये आपके दुश्मन तो नहीं है ना, देश के नागरिक ही हैं, राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन उनके लिए आप ये कहो कि साहब तो ऐसे ही मर जाते। एक मंत्री रहकर वो कह रहा है कि इतने लोग तो वैसे ही मर जाते हैं।
क्या बात हो गई? इन्हें कोई दर्द आपका महसूस नहीं होता, आपका खून बह जाए इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुखौटा उतर चुका है। खुद अपने बयानबाजी से इन्होंने ये बात साबित कर दी गांव के लोगों को कि इनकी भावना आपसे जुड़ी हुई नहीं है। इन्हें बस एक फिक्र है, कुर्सी। कुर्सी कैसे संभाले रहो, और कुर्सी बनाने के लिए जो चंदा देने वाले दानदाता हैं उनको प्रसन्न रखो, ये इनका मूल मंत्र है। उसके बाद आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने आज तक कभी ऐसी आपत्तिजनक बात देश की संसद में किसानों के लिए नहीं कही जो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा। देश की भोली भाली जनता है, लेकिन देखती है सब कुछ, समझती है। विरोधाभास किसमें नहीं होता? हमारे मंच पे विरोधाभास होता है, कभी कभी हर घर परिवार में होता है। एक इंसान के जीवन में कई पल ऐसे आते होंगे, आप सब अनुभवी हो, जो आपने सोचा होगा मैं तब ये फैसला लेता तो ये नतीजा आता, और वो फैसला लेता तो वो नतीजा आता। आज हर मतदाता सोच रहा है कि मैंने पिछले चुनाव में अलग वोट दी होती तो आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। ये भी विरोधाभास है। जिस समाज में विरोधाभास नहीं होगा उसमें तरक्की नहीं है, क्योंकि नए रास्ते, नई चुनौतियां कैसे निकालोगे रास्ते जब सोचोगे नहीं, अपनी भावनाओं का खुला इजहार नहीं होगा, आपस में इतना संवाद नहीं होगा। विरोध होता है, विरोध को पनपने दो, उस विरोध से सीखने का मौका आपको मिल रहा है, सीखो। मोदी जी आपकी कोई आलोचना करता है, योगी जी आपकी कोई आलोचना करता है, उस आलोचक को पुचकारो, आप धिक्कारते हो, उसे कुचलने का प्रयास करते हो। तो मोदी जी ने कहा जो विरोध कर रहे हैं ये आंदोलन जीवी हैं। अब इस परिभाषा में तो सब लोग आ जाते हैं, क्योंकि संत कबीर जी भी आंदोलन जीवी थे। जो समाज में सुधार के उपदेश जिन महान लोगों ने दिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी सामाजिक कुरीति व्यवस्था के खिलाफ लड़ते थे, वे आंदोलन जीवी थे, उनके होते थे टकराव। गांधी जी से भी वो चर्चा करते थे, कई विषयों पर विरोधाभास था। क्या उनको हम देशभक्त नहीं कहेंगे? चौधरी चरण सिंह जी आंदोलन जीवी थे, जिन्होंने भी नया रास्ता अपनाया है, चुना है, कुर्बानियां दी हैं, कुर्सी को त्यागा हो, स्वार्थ को त्याग करके समाज हित के लिए काम किया है, वह आंदोलन जीवी है। मैं तो कहता हूं गर्व से हम सबको कहना चाहिए, पंचायत में बैठे उपस्थित हर एक गणमान्य व्यक्ति को, सदस्य को यही कहना चाहिए कि हम आंदोलन जीवी हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहां तक अपमान की बात नहीं है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप जैसे भैंस पे वो जोंक लग जाती है, जू, फिर कहे परजीवी। सत्ता के परजीवी आप खुद हो। जो अभी नारायण वर्मा जी कह रहे थे खून चूस लिया, जनता को क्या मिल रहा है? कल 5.5 लाख करोड़ का प्रदेश में बजट पारित हुआ। योगी जी बाबा की बढ़ाई कोई करता नहीं, खुद ही पीठ थपथपा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पेपरलेस बजट दिया है। अब इसमें तो बचत करा उन्होंने, मैं बधाई देता हूं खन्ना जी वित्त मंत्री को। क्या आपने नौजवानों को कुछ दिया नहीं, किसानों को कुछ दिया नहीं, कम से कम कागज पे जो खर्च होता प्रिंट करने का वो भी बचा लिया, ठीक ही किया। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन इतने महाकंजूस हैं 3 साल से गन्ने का भाव नहीं बढ़ा सके। किसान बैठा सोच रहा था कि अब तो सरकार पर दबाव है, सरकार दबाव में है, जब दबाव होगा कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। केंद्र का बजट देखो, 11,500 करोड़ की कटौती कर दी कृषि के बजट में। जो आवंटन था वह और काट दिया, कम कर दिया। यहां बिजली आपकी महंगी हो रही है। अभी खाद का डीएपी का क्या दाम है? 1250 है, 1400-1500 पार होने जा रहा है कुछ ही दिनों में।
यूरिया का कट्टा 5 किलो कम कर दिया, भाव भी बढ़ गया। दोनों तरफ से जो है धोखाधड़ी हो रही है, कटौती हो रही है, और फिर भी कहते हैं साहब कि आप सवाल पूछने वाले परजीवी हो, विरोध करने वाले देशद्रोही हो, टुकड़े टुकड़े गैंग। 2014 से पहले टुकड़े टुकड़े गैंग कभी सुना था आपने? क्या है ये चीज? किसी पे भी थोप दोगे? छात्र बैठे थे विश्वविद्यालय में, तुमने पिटाई कराई, छात्र विरोध कर रहे हैं, उन्हें कहो तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो। आप एक कानून ला रहे हो, उसका विरोध हो रहा है, आपने कह दिया ये बांग्लादेशी लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। लेकिन आप किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग जनता की नजर में कभी साबित नहीं कर पाओगे। हम आपकी नजर में बागी हैं, आपकी नजर में देश का किसान आंदोलन जीवी हो सकता है, लेकिन जितना बड़ा देशभक्त किसान है, आप कितनी एक्टिंग कर लो, आपके बस की नहीं, मुकाबला नहीं कर पाओगे आप, बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। अब जो फैसला है, हवाएं करेंगी रोशनी का, और जो दिया मजबूत हो जाएगा वो दिया रह जाएगा, उसी की रोशनी रह जाएगी। तो ये वक्त है किसानों को अपने आप भीतर झांक के देखने का, हमारे साथ कौन है, इस विषय पे कौन बोल रहा है, उस नेतृत्व को आप मजबूत करो, उस संगठन खड़ा करो। मैं ये निमंत्रण देने आपको आया हूं। लोकदल के तो मायने ही किसान हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हाथरस में गया था, जब लाठीचार्ज सरकार ने किया, उसके बाद हमने पंचायतें करी। मथुरा में एक पंचायत हुई, वहां मैंने खुले तौर पे पूछा, कोई खुले तौर पे इन बातों को नहीं करना चाहता, मैं नहीं जानता क्यों, मैंने तो खुल के पूछा, और जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया। मैंने कहा तुम हिंदू मुसलमान के झगड़ों पे ही चाहते हो कि सत्ता हुकूमत वहीं सारे फैसले लिए जाएं, उस आधार पे लिए जाए, तो मुझे बता दो, मैं घर पे ठीक हूं। और अगर आपके जो असल मुद्दे हैं, खेती के, रोजगार के, विकास के, तरक्की के, उन पे खुली चर्चा हो, उन पे काम हो, उन्हीं पे वादे हो, उन्हीं पे घोषणा पत्र हो, उन्हीं पे जो सत्ता के बाद दबाव हो, आपका नजर हो, और उन पर प्रतिनिधि काम करें। अगर वो व्यवस्था चाहते हो तो मुझे बताओ। सबने हाथ खड़ा करके कहा, खैर मुझे उसके बाद हो गया कोरोना, मुझे भी वक्त लगा निकलने का, और ये मुद्दा बना। 3 महीने से लोग बैठे हैं। आज मैं आपको बताऊं, इतनी महत्वपूर्ण तारीख है। सरदार अजीत सिंह जी, नाम सुना होगा आपने, इतिहास के आप विद्वान। सरदार अजीत सिंह जी 140 साल पहले आज ही उनका पंजाब में जन्म था। शहीद भगत सिंह जी के चाचा थे वो, और उन्होंने अनोखा एक लाला लाजपत राय जी के साथ आंदोलन रचा था 1907 में, नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। उस समय भी 3 कानून अंग्रेजी हुकूमत ला रहे थे, आज भी 3 कानून है। उन कानूनों का प्रभाव उस समय पंजाब के किसानों पर पड़ता कि उनकी जमीनें छिन जानी थी, और टैक्स 25% वृद्धि थी। उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन छेड़ा। उसका मतलब यह है कि अपनी चौधराहट को, अपनी पगड़ी को, अपनी शान को संभालो। ये हमारे अपने हाथों में है, समाज के हाथों में है। हमारा नेतृत्व मिट जाएगा, हमारी हैसियत मिट जाएगी, तो कुछ नहीं बचेगा। ये उनके उस आंदोलन के नारे का सार है, पगड़ी संभाल जट्टा। यहां जाट नहीं है, लेकिन पगड़ी संभालने वाले, पगड़ी के महत्व को समझने वाले लोग हैं। ये सरकार चाहती है कि बस्ती के, गोरखपुर के, संत कबीर नगर के, सिद्धार्थ नगर के जो किसान हैं, भोले वाले, पूर्वांचल के जो किसान हैं, ये सरकार सोचती है कि सरदार अजीत सिंह यहां के नौजवानों के हीरो नहीं बन सकते। चौधरी चरण सिंह जी से कोई जाति पूछता था क्या? क्या सरदार अजीत सिंह जी को आप अपना नहीं मानोगे? मानेंगे। क्या पंजाब के उन किसानों के साथ हमारा हक नहीं बनता? हमारा दायित्व बनता है। एक ही खून है,
हर एक किसान को एक दूसरे की पुकार सुननी होगी, वरना यूं ही डिवाइड एंड रूल ये करते रहेंगे। एक और नाम मैं आपके बीच रखना चाहता हूं, गुरमुख सिंह। 80 साल के किसान, पंजाब से ही, मानसा या उस आसपास के जिले से आए। बुरारी में वे किसानों के जो आंदोलन चल रहा, लंगर लगा रहे थे। आर्मी में रह चुके, 22 साल सेवा करी है, 3 बार देश के खातिर युद्ध लड़ाई उन्होंने। 80 साल की उम्र है। पुलिस ने 15 दिन तक उनको जो है जेल में भेजा, तिहाड़ में बंद कर दिया और पीट पीट के भेजा है 80 साल के किसान को। अमित शाह जी की पुलिस जो निगरानी में है, सीधा उनके आदेश को पालन करती है। और आप FIR पढ़ो तो आरोप लगाया कि 80 साल के वृद्ध किसान ने गाली गलौज किया, किसान ने पुलिस के जो है वर्दी फाड़ दी और जबरदस्ती लाल किले की तरफ कूच करने निकले। इस बात को कोई मानेगा क्या? पुलिस वाले भी हमारे हैं, हमारे बीच के ही लड़के हैं, गांव के, नौकरी निभा रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। जो किसान पे हाथ उठाएगा, आपका ऑर्डर हो तो ऑर्डर मत मानो, लेकिन अगर आप किसान पे वार करोगे अनैतिक, तो आपको हाय लगेगी। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी आपको हाय लगेगी, पूरे किसान बिरादरी की लगेगी। ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है, कायरता का परिचय है। मैं तो खुल के कहता हूं कि 80 साल के किसान गुरमुख के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार कायरों की सरकार है। अगर कोई किसान हितैषी इस कैबिनेट में होता, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके सांसदों को, विधायकों को अपने पद को छोड़ देना चाहिए। उनको सवाल पूछना चाहिए खड़े होके, क्या दोष कर दिया, क्या काम कर दिया, क्या अपराध कर दिया किसानों ने। आप इन कानून को वाकई में समझो। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहता हूं। जब ये बाहर थे, विपक्ष में क्या बात करते थे, आज सत्ता में इनकी भाषा बदल गई। 2011 में मोदी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, वह मुख्यमंत्री थे, 3 राज्य के अन्य मुख्यमंत्री सदस्य थे उस कमेटी के। अब आप सोचो, मनमोहन सिंह जी का दिल तो बड़ा था कि विपक्ष के एक बड़े नेता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और उससे प्रस्ताव लिए। ये पूछते हैं किसी को? ये किसी को मानते हैं? जहां हम कार्यक्रम करते, जहां पंचायत करते लोग, वहां 144, बाबा कहते 144, एकदम धारा लगेगी। पत्रकार कोई पूछेगा तो उस पर उल्टा केस उसी में डाल दिया जाता है। उन्नाव की घटना पे पत्रकार लिख रहे, छाप रहे, उन पे केस लगा दिया। खैर 2011 में मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के साथ अपनी फोटो खिंचाई थी और एक प्रतिवेदन सौंपा और मांग करी थी कि MSP के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि जो निजी व्यापार भी हो तो वो भी जो है MSP के दायरे में आए और कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य हम मांग कर रहे हैं, न्यूनतम तो किसानों को मिलना चाहिए। ये खुद उनकी भाषा थी। सरकार में आ गए। 2018 में आयोग है CACP, जो हर फसल के लागत पे फैसला लेके सुझाव देता है सरकार को कि MSP क्या होनी चाहिए। सरकार का आयोग है, उनकी सिफारिशों की बाध्यता नहीं होती, लेकिन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस आयोग ने एक रिपोर्ट 2018 में केंद्र सरकार को दी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और उनको यही कहा कि तुम लोग खरीद नहीं करते, सरकारें खरीद नहीं करती, सिर्फ पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब। इसके बाहर राज्य में जाके देखोगे तो कोई मंडी नहीं है। मंडियां बनाओ, MSP कोई दायरे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाओ। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सरकार सुधार करना चाहती, यहां सुधार करना चाहिए, अपनी बात खुद मान लेते। जो कहते थे जब विपक्ष में थे, तो सरकारी आयोग की मांग है उसे मान लेते। अब आप किसी फसल को उठा के देख लो, मोदी जी कहते भाव तो मिल ही रहा है, MSP तो थी, MSP है और MSP रहेगी। यही तो बात बतला रहे होंगे भाजपा वाले कि क्या दिक्कत हो गई किसानों। अब MSP उठा के आप देख लो, गेहूं का सरकारी रेट है 1975, क्या भाव मिला किसानों को?
₹12 किलो। 1200 1300 से ऊपर किसी को नहीं मिला। आप किसी फसल, सोयाबीन को ले लो, सरसों को ले लो, धान को ले लो, किसी फसल को आप उठा कर देखोगे सरकारी रेट तो कुछ और है। बाजरे का सरकारी रेट 2150 है, और जहां पैदावार है वहां मैं किसानों से पूछता हूं, कहते हैं 1100 से ऊपर नहीं देखा हमने। क्या आप सोचते हो सरकार को मालूम नहीं है बात? जो खुद ये मांग करते थे उनका भी अध्ययन होगा इस विषय पे, उनके संपर्क में भी किसान होते होंगे, उन्हें भी मालूम है इस बात। भाई इच्छा नहीं देने की। ये होता सुधार, तब बजती ताली, तब किसान कहते कि किसान का बिल है। वह आपने शामिल भाव की बात करी नहीं। आपकी नजर किसानों के जमीन पर है, और छोटे किसान, मैं आपको बता रहा हूं विशेष तौर पर, यहां तो जमीनें छोटी छोटी हैं। आपको तो सतर्क रहना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे यहां मंडी नहीं, सरकार वैसे ही नहीं खरीदती, हो सकता है कोई खरीद ले, फसल का हो सकता है अच्छा भाव मिल जाए, ये आपकी गलत फहमी है। कुछ नहीं बचेगा। इनके हर काम करने के तरीके के पीछे एक ही सोच है। मोदी जी, मैं आपको उनके अंदर की बात बताना चाहता हूं। मोदी जी किस ढंग से सोचते हैं उन्हें कोई दुनिया में शायद कुछ समझ नहीं पाया, मैं खूब समझ लिया। मोदी जी बस ये साबित करना चाहते हैं कि वे सब कुछ बदलने आए। उन्होंने खुद नारा दिया है ना 70 साल। वो ये साबित करना चाह रहे हैं जनता की नजर में कि जो काम आज तक नहीं हुआ मोदी जी ने कर दिया। और उस क्वालिफिकेशन के लिए एक ही चीज है कि जो सिस्टम है, पहले तो सिस्टम को रफा दफा करो, उसको बराबर कर दो, उसे तबाह कर दो। जो आदमी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तंत्र से जुड़ा हुआ है, जिसे फायदा मिलता था, वह बचाव में लग जाएगा, हाय तौबा में लग जाएगा, भाई बचो, किसी तरह बचो। जो सिस्टम के बाहर का आदमी है उसे सपना दिखा दो कि भाई तुझे सिस्टम से कभी लाभ मिला नहीं, अब जो है मोदी जी सीधा तुम्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। नोटबंदी क्या था? नोटबंदी भी यही था। नोटबंदी का फैसला भी यही फैसला। जिसके पास पूंजी थी वह लोग सिस्टम बना रहे थे, फॉर्मूला बैठा रहे थे, कैसे जो है नए नोट कहां से मिलेंगे। सबने तरीके ढूंढे। घर घर की महिलाएं आके बताती थी मेरी तो इतनी बचत थी, क्या करूं इसका। जिनको पास पैसा नहीं था, यूपी में चुनाव होने वाला था, उन्हें बता दी मैं 15 लाख की बात कही थी, वो एक किस्त आने वाली है। यही सोच रहे थे लोग। आज वही होगा। अब आपको बताया जाएगा ये तो पंजाब के जो मंडी है, अरे बड़े बड़े किसान है, देखो इतना पैसा है, देखो किसान जो जीन्स पहन के आ रहा है, इसलिए मैं जीन्स पहन के आया हूं आपके बीच। बड़े बड़े ट्रैक्टर है, देखो ये आप जैसे नहीं है, वो तो अलग लोग हैं साहब। बहुत फायदा लिया उन्होंने। वो बड़े किसानों का इलाज मोदी जी करेंगे और उनकी जमीन जो है वो छोटे किसानों को देंगे। जहां कभी खरीद नहीं होती थी वहां जो है अदानी अंबानी आके खरीदेगा। ये इनका प्रोपोगेंडा है और कुछ नहीं है। जब तक आप समझोगे तब तक देर हो चुकी होगी। नोटबंदी का मैं पूछना चाहता हूं इस भारी सभा में, पंचायत में, एक आदमी को फायदा हो तो बता दो, शर्माओ मत। किसी को फायदा हुआ क्या इसमें? किसी को नहीं। तो इसलिए इसमें भी आप मत मानना कि किसी को फायदा होगा। आप गरीब हो, कमजोर हो, कम जमीन है, खेती से गुजारा नहीं हो रहा, और अगली पीढ़ी खेती नहीं करना जानती, नहीं चाहती। इस सब के बावजूद अगर आप सोच रहे हो कि ये मसीहा है गरीबों का और हमें कुछ देगा, मैं आपको बता दूं सुबह से लेकर रात तक रोज ये बड़बड़ाते रहते हैं। जब तक 10 छोटे बड़े झूठ ना बोल रहे हैं इन्हें नींद नहीं आती जब तक झूठ ना बोल। और इनसे बड़े वाले यहाँ लखनऊ आ गए, ये उनसे बड़े हैं 21। मैं एक उदाहरण दूं, कम से कम केंद्र सरकार ने 2016 में नारा दिया था किसान की आय दुगनी करेंगे। जीरो हो गया, जीरो हो गया। पिछले वर्ष, मैं फिर भी ईमानदार है, कम से कम पिछले वर्ष उन्होंने कहा नहीं 2022 तक नहीं होंगी, अब 2024 तक होंगी। केंद्र ने बदल दिया है लक्ष्य। लेकिन यूपी वालों को देखो, कल बजट पेश हुआ, कल भी कहा ठोक के कि 2022 तक दुगनी होंगी। उन्होंने लक्ष्य आगे नहीं किया, मतलब यूपी में तो 22 तक दुगनी हो जाएंगी और पूरे देश में 24 तक दुगनी होगी।
कुछ समझ में आ रहा है इनका ऐसा? पिछले साल बजट में कहा था 1.25 करोड़ को रोजगार दे दिया। सितंबर 2020 में योगी जी का बयान है, 18 सितंबर 2020 में उन्होंने ट्वीट किया। उनका ट्वीट पढ़ लो तो कहो भाई हाउस ट्वीट। बात बड़ी अच्छी होती है लेकिन कुछ होता नहीं, निकलता नहीं। मुझे लगता बाबा की खुद बात कोई मानता ही नहीं सरकार में। वो बस कह दें, उनकी अच्छी सोच है, वो कह देते हैं भाई हो जाएगा, हो गया। उन्होंने आदेश दिया 18 सितंबर 2020 को कि 3 महीने में जितने सरकारी विभाग हैं जो खाली पद पड़े हैं उनको चिन्हित करके भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 महीने में सारे बेरोजगार जो आप भर्ती के लायक होंगे उनकी भर्ती करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। 6 महीने पूरे हो चुके हैं। यहां कोई है नौजवान जिसे योगी जी ने लव लेटर भेजा हो? कोई नहीं। नो, भर्ती नहीं हो रही। कई बार निकल जाती है, इम्तिहान दे दिए जाते हैं, सुविधा शुल्क दे दिया जाता है, बच्चों को भगा रहे हो, भाग रहे हैं, बस्ता थामे घूम रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। तो ये तो उनसे भी आगे झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए हम और आप इस संकट की घड़ी में एक दूसरे को देखकर हिम्मत ले सकते हैं। शुभ संकेत ये है कि इस तरीके से लोग खड़े हो गए, गांव-गांव में इनको नकार दिया जा रहा है, गांव-गांव में उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, बौखलाहट में हुए किसानों की पिटाई पे उतर आए। और जब किसानों पे इन्होंने हाथ उठाना शुरू कर दिया, इनके कुछ गुंडों ने हाथ उठाना शुरू कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो किसान इतना सक्षम है, वह खदेड़ देगा इनको। जिस लाल किले की बात करते हैं कि लाल किले पे अपमान किया, जो भी वहां सल्तनत थी उसको अगर बिगाड़ना था तो वहां उस क्षेत्र के किसान फैसला कर लेते थे और बिगाड़ देते। ये वे लोग हैं जिसे कहते हैं आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया, जो है छत्ते में हाथ दे दिया। इन्हें अभी एहसास नहीं होगा चोट कितनी बड़ी भारी लग रही है। मध्य प्रदेश का किसान भी किसान है, वह भी किसान का दर्द समझता है। और यहाँ पूर्वांचल के किसानों ने आज यहाँ पंचायत में आके साबित कर दिया कि यहाँ भी किसान का खून है रगों में। ये राजनीतिक भूमि है, यहाँ के लोग राजनीतिक हैं। किसी आम आदमी को पूर्वांचल के खड़ा करोगे, मंच दोगे, माइक दोगे, वो 1 घंटा बोलेगा। नेता के गुण है लोगों में, कोई मुकाबला नहीं है। बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्र में विशेष चेतना है लोगों के अंदर। आप भी खड़े हो गए। ये पंचायत है, पंचायत में कुछ फैसले होने चाहिए। ये एक आम सभा नहीं है। हमने कोशिश की, मनोरंजन भी हुआ, बातचीत भी हुई, लोक संगीत भी हुए, किसान की बात हुई, लेकिन कुछ फैसला हो ताकि जब आप लौटो तो आप ये सोचो कि हाँ हमने कुछ किया, रहमान भाई कब आए, वह संदेश भी पहुंचे। पहला मेरा सुझाव प्रस्ताव यह है, अगर आप सहमत हो आखिर में हाथ उठाना, अभी नहीं, पहले सुन लो। हो सकता है बीच में कोई गड़बड़ बात कह दूं। पहला प्रस्ताव हमारा ये होना चाहिए, जैसे गुरमुख सिंह का मैंने आपको उदाहरण दिया, कितने ऐसे निहत्थे लोग किसान हैं जो आंदोलन के शामिल हैं। 200-250 लोग इसमें आम पब्लिक कहती मानती शहीद हुए, जो कुर्बानी उन्होंने दी है, उनका सम्मान होना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है सरकार उनका सम्मान करे। निहत्थे किसानों के विरुद्ध हमारे पत्रकार भाई जो लेखन से कलम का प्रयोग करके सच्चाई बता रहे हैं, आंदोलन के पक्ष में लिख रहे हैं, उनके विरुद्ध अनैतिक कार्रवाई करना सरकार बंद करे। ये पंचायत फैसला लेती है, निर्णय लेती है कि क्षेत्र की जनता भी उबाल में है, खड़ी होगी, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक 3 कानून, दूसरा प्रस्ताव, कानून को मानते हो कि आपके लिए अच्छे हैं? नहीं। और आपका इतना हक बनता है, आपने वोट दी, सरकार बन गई, अब आपका हक है। बिना जनमत के, बिना आपकी इच्छा के कानून कैसे बन सकता है देश में? और जो सरकार जिद करेगी, सरकार बदल देना। तो हमारा फैसला ये है पंचायत का, जब तक 3 कानून बंद वापस नहीं लेती सरकार, और इसमें कोई शर्त 18 महीने की नहीं मान रहे। मौत आज है, 18 महीने बाद है, मौत तो मौत है। तो सजाए मौत आप देना चाहते हो किसानों को,
हम ये फैसला लेते हैं ये कानून वापस हो, जब तक नहीं होते किसान आंदोलन को बल देने के लिए चाहे जो कुछ कुर्बानियां करनी पड़े, हर एक किसान परिवार का बच्चा बच्चा इसमें शामिल होने को तैयार है। और तीसरी बात भाव की है, जो मूल बात है, क्योंकि वो कानून वापस ले लेंगे उसमें भी कोई जीत नहीं है, क्योंकि आपने कुछ हासिल नहीं किया। जहां पहले 1 साल पहले खड़े थे वही खड़े हो, बल्कि नुकसान सहा आपने, काम ठप हो गए, सड़कों पे बैठना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन से नुकसान हुआ है किसानों का। तो हमारी मांग है कि जो मंडी व्यवस्था उसमें सुचारू रूप से सुधार हो, मंडियों का विस्तार हो, 22,000 ग्रामीण हाट बनने चाहिए जो आपने खुद घोषणा करी थी 2018 के बजट में। और जो कहीं भी व्यापार हो, निजी क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी एजेंसी खरीदती हो, चाहे एफसीआई खरीदती हो, चाहे राज्य की एजेंसी खरीदती हो, अगर सरकार एमएसपी घोषित करती है तो हर व्यापार में कम से कम वो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का हक बनता है, उसके लिए कानून सरकार बनाए। ये तीसरी मांग है। चौथी मांग मेरी ये है, वो आपसे है, वो ये है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। इन्होंने तो ले लिया फैसला, और जो आज आपके साथ अपमान हुआ है, जिस तरह से कील लगाई गई है दिल्ली के उसमें दरबार में, दिल्ली के राजधानी में किसानों को रोकने के लिए एक एक लाठी जो आप पे चलाई गई है, एक एक वार जो आप पे किया गया है, वे जो लोग आज किसान की बात कह के हंसते हैं और अपमान करने का काम करते हैं, उस एक एक अपमान का बदला आप वोट की चोट देकर इनसे लोगे। सत्ता में अपने हितैषियों को पहचानो और भेजो। और मैं आखिर में, हमारे ऐश्वर्य हैं, भले नौजवान हैं, ऐसे लोग कम मिलेंगे राजनीतिक व्यवस्था में। जब मैं सक्रिय हुआ था मुझे बड़ा डरा गया था, लोग कहते हैं साहब गंदे लोग आते हैं राजनीति। ये फैसला बस्ती के लोग लें, ऐसे अच्छे लोगों को आप नहीं बढ़ाओगे, ये तो समाज की जिम्मेदारी है, हमारे करने से कुछ नहीं हो। फिर आप ये मत कहना कि साहब चुनाव में विकल्प नहीं होता, तो एक तरफ गुंडा दूसरी तरफ बदमाश, कहा करें। अच्छे लोग नहीं है, और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जनता खड़ी नहीं होती। तो ये फैसला मैं समाज से गुजारिश करता हूं, लोकदल को बल दीजिए, इस संगठन को मजबूत कीजिए। जहां लोकदल का कार्यकर्ता होगा वहां किसान उससे जो हिम्मत लेगा। और ऐश्वर्य, और कम से कम ऐसे 100 ऐश्वर्य और पैदा करो। आप पांव मत काटना, और ऐश्वर्य अगर आ रहे हो तो। मैं 5वां संकल्प लेता हूं, आखिरी संकल्प है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। ये मेरा संकल्प है आपको। चौधरी साहब ने बहुत काम किए, चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत काम किए, मिल की चर्चा हुई। आज भी सुबह उठते तो आपकी सोचते हैं, आज भी वो जहां कल जिन लोगों को घायल किया है सरकारी गुंडों ने, उस गांव में अभी मौजूद है चौधरी अजीत सिंह जी, वहीं गए किसानों के बीच, फोरम गांव में अभी हैं उपस्थित। उनकी इतनी इच्छा है, वो ये कहते हैं कि चुनाव का मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि गाजीपुर भी उसी तरह से वो करने जा रहे थे, और खुल के उसके बाद मुजफ्फरनगर की पंचायत में उन्होंने भी, नेताओं ने भी, सामाजिक संगठनों ने भी, किसान के संगठन को चलाने वाले नेताओं ने भी इस बात को कहा कि वक्त एकता बनाने का है। मैं संकल्प लेना चाहता हूं आपके इस बड़ी पंचायत में कि जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने और चौधरी साहब ने हमेशा आपके हित को देखा, आज आपने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, और मैं आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं। मैं आपके इस हाथ को छोड़ूंगा नहीं, और किसान, मजदूर और गरीब की लड़ाई को आगे ले जाना चाहता हूं। धन्यवाद। और अब नारा लेते हैं, जय जवान जय किसान। अच्छा, एक बात जो देखो, बारीकी में नजर रखते हैं नौजवान, अब टीसीएस से सीख के आए, कुछ देख के आए, इन्होंने कहा आपने हाथ नहीं खड़े किए आखिर में, तो मैं 5 संकल्प सुनाए आपको, सहमत हो तो हाथ खड़े कर दो साहब।